हम सब अब एक सिनसनी सी महसूस कर रहे थे जो मंजिल के लम्हा बलम्हा करीब आने से दिलों में पैदा होती है। रात का खाना खाया और इसी दौरान शहाब फाइक और फैजान नश्तर के दरमियान प्रोग्राम के मुतल्लिक गुफ्तगू होती रही, जिसमें मैं भी हिस्सा लेता रहा। अब जरा अलर्ट रहने का वक्त था। रात को तकरीबन 1 बजे तक मैं भी अरशे पर मौजूद रहा। बाकी लोग भी जाग रहे थे और इतराफ पर निगाहें रखे हुए थे। शहाब फाइक का मुसलसल फैजान से राब्ता था और फैजान अपने मखसूस मशीनी जरिए से जो कुछ देख रहा था उसकी रिपोर्ट शहाब फाइक को देता रहा था। दोनों मुश्तरका तौर पर मसरूफ अमल थे। मेरे लिए चूंकि इस वक्त कोई खास काम नहीं था, चुनाचे मैं वापस चल पड़ा और अपने कैबिन में आकर लेट गया। चंद घंटे नींद लेना मुनासिब था। इस वक्त तकरीबन सुबह के 6:30 बजे थे जब ऑटोकान ने दस्तक देकर मुझे जगा दिया। मैंने कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उस वक्त तकरीबन सुबह के 6:30 बजे थे जब ऑटोकान ने दस्तक देकर मुझे जगाया। मैंने कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। चीफ, एक स्टीमर देखा गया है जिसका रुख इसी जानिब है। समंदर के इस हिस्से में किसी स्टीमर की मौजूदगी सिवाय इसकी और किसी बात का पता नहीं देती कि उसका ताल्लुक उन्हीं लोगों से है। 1 मिनट ऑटोकान, मैं जरा मुंह पर पानी के छींटे मार कर कुशल कर लूँ, अभी आता हूँ, मैंने कहा और ऑटोकान मेरा इंतजार करने लगा। फिर मैं जल्दी बाहर निकल आया और हम दोनों अरशे की जानिब चल पड़े। पायलट कैबिन से शहाब फाइक ने शायद मुझे देख लिया था, क्योंकि चंद लम्हे बाद उसका सेकंड ऑफिसर मेरे नज़दीक पहुंच गया और उसने मुझसे कहा कि शहाब फाइक मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं पायलट कैबिन में पहुंच गया जहां शहाब फाइक दूरबीन आंखों से लगाए उसी सिम देख रहा था जिधर स्टीमर की मौजूदगी का पता चला था। उसने खामोशी से दूरबीन मेरे हाथों में थमा दी और उसी सफ़ेद डब्बे को देखने लगा जिसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ महसूस नहीं होती थी। फिर मैंने उसके आसपास दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, लेकिन उस स्टीमर के अलावा और कोई शय नज़र नहीं आ रही थी। तब मैंने दूरबीन शहाब की तरफ बढ़ा दी। यकीनन वही लोग हो सकते हैं और वैसे भी हम लोग उनके करीब हैं। शहाब ने कहा, नीचे से क्या रिपोर्ट है? अभी तक फैजान को कोई पॉइंट नहीं मिल सका। पता नहीं उसकी मशीनी ज़राए कितनी रेंज में देख सकते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि 40 समंदरी मील की रेंज में। शहाब फाइक ने जवाब दिया। गुड, मैंने आहिस्ता से ज़ेरे लब कहा। स्टीमर का सफ़ेद डब्बा अब बगैर दूरबीन के भी नजर आ रहा था और वादे से वादे तर होता चला जा रहा था। ऊपर से जहाज की तह में मौजूद फैजान से एक खास मशीनी जरिए से राब्ता किया जा रहा था और वो छोटी सी मशीन आन थी जो इस गुफ्तगू का जरिया थी। दफातन उसमें से आवाज़ उभरी, हेलो कैप्टन। हेलो, हाँ मिस्टर फैजान, ताज़ा तरीन रिपोर्ट। शहाब, वो काफ़ी बड़ा स्टीमर है और उस पर मशीन गने नस्ब हैं और उसका रुख इसी जानिब है। बज़ाहिर तकरीबन 8 अफराद उस पर मौजूद हैं। स्टीमर की अंदरूनी हालत का सही जायजा नहीं लिया जा सका। कुछ और आगे आएगा तो सब कुछ वादे हो जाएगा। वो सब दूरबीन लगाए हुए जहाज को देख रहे हैं। ठीक है, आपके इल्म में पूरा प्रोग्राम है मिस्टर फैजान। मैं आपसे मुसलसल रब्ता कायम रखूंगा। बिल्कुल फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अरशे से लोगों को हटा लिया जाए ताकि अगर वो लोग कोई कार्रवाई करें तो हमारे किसी आदमी को नुकसान ना पहुंचे। ओके मिस्टर फैजान, शहाब फाइक ने जवाब दिया। जहाज आगे बढ़ता रहा और फिर स्टीमर उसके करीब पहुंच गया। स्टीमर से मेगाफोन पर जहाज के इंजन बंद करने की हदायत जारी की गई और कैप्टन शहाब ने इंजन रूम को हदायत कर दी कि इंजन बंद कर दिए जाएं। चुनाचे उसकी तामील हुई। स्टीमर अब इतना नज़दीक पहुंच चुका था कि उन लोगों को बखूबी देखा जा सकता था। फाइक ने मुझसे दरख्वास्त की कि उन लोगों से गुफ्तगू की जाए। चुनाचे मैं अरशे की तरफ बढ़ गया और स्टीमर में झांकने लगा। मशीन गनों का रुख ऊपर कर दिया गया था और 2 आदमी उन पर अलर्ट खड़े हुए थे। अकब में रॉकेट लॉन्चर भी नजर आ रहे थे जिन्हें चंद अफराद संभाले हुए थे। 2 आदमी एक मखसूस वर्दी में मलबूस मेगाफोन लिए खड़े थे। उनमें से एक ने मेगाफोन पर कहा, तुम जानते हो ये आम समुद्री रास्ता नहीं, इस तरफ कैसे आना हुआ? तुम लोग कौन हो? मैंने सवाल किया। हमारा ताल्लुक इस समुद्री पट्टी की सरहद से है और हम बैन अल-अक़वामी मुआहदे के तहत इस इलाके में गश्त करते हैं। इस तरफ किसी को आने की इजाज़त नहीं। तुम इस गलत सिमत क्यों आए हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जहाज तूफान का शिकार हुआ है और हम रास्ता भटक गए हैं? क्या तुम हमारी रहनुमाई कर सकते हो? मेरे इस सवाल पर वो दोनों आपस में कुछ गुफ्तगू करने लगे जो यहाँ से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उनमें से एक ने कहा, हम जहाज का जायजा लेना चाहते हैं। ठीक है, तुम में से 2 जिम्मेदार आदमी जहाज के ऊपर आ जाएं। सीढ़ी लटकाई जा रही है। हम 4 अफराद आएंगे। तुम पर निगाह रखना हमारे लिए जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आदमी आ सकते हैं, मैंने कहा। फिर मैंने खलासियों को सीढ़ियां लगाने का इशारा किया। उन्होंने मखसूस किस्म की आयनी सीढ़ियां मशीनी जरिए से निकाली और नीचे लटका दी। पहले 2 आदमी ऊपर चढ़े जो मेगाफोन संभाले हुए थे
और उसके बाद उनके अकब में 2 अफराद और आगे बढ़े जिनके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थी। उनके जिस्मों की वर्दी ग्रे कलर की थी और खासे तनुमन लोग थे। चेहरों से कौमियत का कोई सही अंदाजा नहीं होता था। मखसूस किस्म के चौड़े चौड़े चेहरे और घनी मूंछे। स्टेन गन वालों ने पोजीशन ले ली। बाकी 2 अफराद मेरे नजदीक आ गए। क्या तुम जहाज के कप्तान हो? उनमें से एक ने कहा। नहीं, कप्तान अपने कैबिन में है, आप मुझे सेकंड ऑफिसर समझ सकते हैं, मैंने जवाब दिया। वो दोनों जहाज का जायजा लेने लगे। एक ही नजर में अंदाजा हो जाता था कि जहाज शदीद तबाही का शिकार हुआ है। जगह जगह पानी भरा हुआ था, हर चीज तय व बाला नजर आ रही थी। उनमें से एक ने मुतैराना अंदाज में कहा, लेकिन आगे कम से कम 150 मील तक कोई तूफान नहीं था। तुम कौन से इलाके में तूफान का शिकार हुए? हम सीधी पट्टी पर जा रहे थे और इसी पट्टी पर हमें तूफान से 2-4 होना पड़ा, लेकिन इस तरफ तो कोई तूफान नहीं था। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। नहीं था तो अब आ सकता है, दफादन मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि पायलट कैबिन से उन दोनों स्टेन गन बरदारों का निशाना लिया जा चुका था जो स्टेन गने हमारी सिम ताने हुए खड़े थे। क्या मतलब? आगे वाले शख्स ने चौंके हुए लहजे में पूछा, लेकिन इस वक्त उस पर मतलब वाजे हो गया। ऊपर से फायरिंग हुई और दोनों स्टेन गन बरदारों की चीखें फिजा में उभरी। उन्होंने स्टेन गने उठाकर फायरिंग की और उसके बाद जमीन पर ढेर हो गए। बकिया दोनों अफराद ने मुतवश निगाहों से अपने साथियों की तरफ देखा और उसी वक्त नीचे से मशीन गनों से गोलियां बरसने लगी। लेकिन उन लोगों को हसरत ही रह गई कि कोई मौसर कार्रवाई कर लेते। दफातनी जहाज के निचले हिस्से से एक खौफनाक धमाका सुनाई दिया और स्टीमर का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दूसरे धमाके से स्टीमर के परखचे उड़ गए और उसमें मौजूद लोगों की लाशें पानी में रेंगने लगी। मैंने एक लम्हा जाया नहीं किया और उन दोनों अफराद पर छलांग लगा दी जो तकरीबन करीब करीब खड़े हुए थे, लेकिन अकब से बूढ़ ने उनमें से एक को संभाल लिया था। उसका जोरदार गूंसा बावर्दी शख्स के जबड़े पर पड़ा और वो 2-3 कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। मेरे शिकार ने पिस्टल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे एक हाथ ने उसे ठंडा कर दिया और वो अपनी इस हसरत को पूरा नहीं कर सका। दोनों बेहोश हो गए थे। पायलट कैबिन से शहाब फाइक ने मुझे चीख कर मुबारकबाद दी और उसके बाद खुद भी नीचे उतर आया। स्टीमर के तख्ते पानी की लहरों में मुंतशिर हो रहे थे और उसका बकिया हिस्सा तेजी से पानी में गर्क होता जा रहा था। कैप्टन फाइक के इशारे पर जहाज के इंजन दोबारा स्टार्ट कर दिए गए और वो सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगा, जबकि मैं और बुढ़ दोनों बेहोश आदमियों को कंधों पर डालकर कैबिन की जानिब बढ़ गए थे। थोड़ी देर में शहाब फाइक हमारे पास पहुंच गया। उसके साथ ही फैदान भी था। फैदान ने दोनों बेहोश आदमियों को देखा, फिर फाइक ने एक और शख्स को तलब किया जो शायद डॉक्टर था। उसने उन दोनों को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसी ज़रबें नहीं लगाई गई थी उन पर कि बेहोशी तवील हो सकती। कुछ ही देर बाद उन्होंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और फिर वहशत ज़दा आंखों से हमें देखने लगे। उनकी आंखों में डर के आसार थे। फिर उनमें से एक ने बेइख्तियाराना अंदाज में अपने बगली होलिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन होलिस्टर के पिस्तौल पहले ही हमारे कब्जे में आ चुके थे। उनके लिबासों की तलाशी भी ले ली गई थी ताकि वो किसी किस्म की कोई हरकत ना कर सके। हम तीनों खामोशी से उन्हें देख रहे थे। फिर उस शख्स ने कहा जो मेगाफोन पर हमसे गुफ्तगू कर रहा था, तुम लोग। शायद वो जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। हम तीनों अब भी खामोशी से उसे घूर रहे थे। फिर दूसरे आदमी ने मुजरबाना अंदाज में कहा, तुम लोग क्या चाहते हो और इस तमाम हरकत का मकसद क्या है? तुम नहीं जानते कि इस हरकत के नतीजे में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जो कुछ नहीं जानते हम दोस्त, वो तुम हमें बता दो, फैजान ने सर्द लहजे में कहा। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा जहाज तबाही का शिकार हुआ, लेकिन क्या वो तुमने हमारे 2 आदमी भी हलाक कर दिए? ओह, यकीनन अब तुम नहीं बच सकोगे। फिलहाल तुम्हारा मसला है। क्या तुम हमारे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो? कैसे सवालात? और हम क्यों तैयार होंगे? हमारा ताल्लुक स्टीफन ब्राकोडा से है, फैजान ने कहा और वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े। अब उनके चेहरों पर डर के आसार नुमाया थे। कौन स्टीफन ब्राकोडा? तुम्हारा चीफ, वही जिसकी माँ पर तुम समंदरी मुहाफिज बने फिर रहे हो, जबकि इस इलाके में ऐसी कोई हुकूमत नहीं, या ये इलाका किसी भी हुकूमत के जेर असर नहीं, और समंदर की हिफाजत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं। इन 10 मिनट के अंदर बता दो कि स्टीफन ब्राकोडा की आबदोदें समंदर के कौन से हिस्से में हैं। वो दोनों फटी फटी आंखों से फैजान को देख रहे थे। फैजान ने जेब से पिस्टल निकाल लिया और उसका रुख उनमें से एक की तरफ कर दिया। फिर उसकी निगाह कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर जम गई। वो खामोशी से उन लोगों को घूर रहा था। जिस शख्स की तरफ पिस्तौल का रुख किया गया, उसके बदन में अब हल्की सी कपकपाहट शुरू हो गई थी। हम किसी स्टीफन ब्राकोडा को नहीं जानते, वो लरज़ान लहजे में बोला। तुम लोगों की तादाद कितनी है?
फैजान ने गर्राते हुए लहजे में कहा। वो फौजी आदमी था, उसके अंदाज में बड़ी सफाकी झलक रही थी। मैं और फाइक खामोश थे। फैजान उन्हें देखता रहा और फिर तकरीबन 4 मिनट गुजर गए। फैजान की निगाहें कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर थीं और कैबिन में होलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। वुड, मैकनो और एक और अफराद कैबिन के दरवाजे पर खड़े हुए थे। फाइक शायद अपने सेकंड अफीसर को हदायत देकर आया था और इसी तरह यकीनन फैजान भी। दफातन वो शख्स दहशत ज़दा लहजे में बोला, कुछ भी करो, जो दिल चाहे करो। मैं अभी उसके मुंह से इतना ही निकला था कि फैजान का हाथ उठा, लेकिन उसने जिस शख्स की पेशानी का निशाना लिया था और जो दहशत ज़दा अंदाज में चीखा था, फैजान ने उसे गोली का निशाना बनाने की बजाय उसके दूसरे साथी की तरफ रुख करके फायर कर दिया और गोली उस शख्स की पेशानी में दाखिल हो गई। उसके दोनों हाथ फिजा में लहरा गए और वो ऊंधे मुंह जमीन पर आ रहा। पहला आदमी दहशत ज़दा अंदाज में खड़ा हो गया और फिर वो फैजान की पिस्तौल का ख्याल किए बगैर ही बेतहाशा दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जिस तेजी से उसने हरकत ये की थी, उसी तेज रफ्तारी से मेरी टांग भी चली थी और वो कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा था। सिर्फ 4.5 मिनट बाकी रह गए हैं, जवाब दे दो। 0.03 पर हैं। मेरा मतलब है वो जगह जो हमने मुतय्यन की है। कितनी तादाद है उनकी? सिर्फ 3। यहाँ से 0.03 का कितना फासला है? ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मील। उस शख्स ने जवाब दिया और उसी वक्त फैजान के लिबास के किसी हिस्से से हल्की सी सीटी की सी आवाजें उभरने लगी। फैजान ने अपनी हिप पॉकेट से एक छोटा सा चौकोर आला निकाला और उसे मुंह के करीब करते हुए बोला, क्या बात है सर, सब बैरीन देख ली गई। उनकी तादाद 3 है। उनके सिग्नल मौसूल हो रहे हैं। 08085402 ये उनकी पोजीशन है। फैजान ने आला बंद करके जेब में रखा और फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, अब ये आपके हवाले, मुमकिन है आपके कुछ काम आ सके। फिर शाह फाइक ने भी मुझसे इजाजत तलब कर ली। मिस्टर अली, मैं भी अब जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालता हूँ। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर मैकनो को तलब करके वो लाश वहां से उठाने के लिए कहा, जिसकी पेशानी से उबलता हुआ खून कैबिन के कालीन को दागदार कर रहा था। मैकनो ने बुड की मदद से लाश को हाथ और पाँव की तरफ से पकड़कर उठाया और उसके बाद अर्श पर ले गया। वो शख्स सख्ते के आलम में नजर आ रहा था जो जिंदा बच गया था। फाइक भी चला गया था और फैजान भी। मैंने पलटकर उस शख्स को देखा जो अब मेरे रहमो करम पर रह गया था। उसने दोनों हाथ उठाकर दहशत ज़दा लहजे में कहा, नहीं, मुझे हलाक करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तमाम सूरत हाल मैंने बता दी है, इससे ज्यादा मेरे इल्म में कुछ नहीं। ये स्टीमर तुमने कहाँ से हासिल किया था? ये हमारी ही मलकियत है। मेरा मतलब है हमारे ही तसर्रुफ में रहता है। हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि 20 से 30 मील के दायरे में गर्दश करते रहें और इस तरफ आने वालों पर नजर रखें। ये अहकामात तुम्हें स्टीफन बैराकोडा से मिले हैं। अब ये नाम छुपाने से कोई फायदा नहीं। उसने बर्राए हुए लहजे में कहा, तुम्हारा राब्ता स्टीफन बैराकोडा से किस तरह कायम होता है? बराह रास्त चीफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बस हम समंदर के सीने पर जिंदगी गुजारते हैं। एक माह हमारी ड्यूटी रहती है और उसके बाद हमें खुशकी पर पहुंचा दिया जाता है। खुशकी पर? किस जगह? जंगल में हमने अपने ठिकाने बना रखे हैं, उन ठिकानों की निशानदेही करो, मैंने कहा और वो शख्स उन ठिकानों के बारे में बताने लगा। लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिला। दफातन एक गर्ज सुनाई दी और उसके साथ ही जहाज हिलता हुआ महसूस हुआ। मैं चौंक पड़ा। उसी लम्हे बुड और मैकनो आ गए। मैंने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा तो बुड ने शाने हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम चीफ, इसे कसकर बांध दो और उसके बाद इसकी निगरानी करो। मैं फिर उठा और तेजी से कैबिन से बाहर निकल गया। धमाके शायद जहाज से इस्तेमाल किए जाने वाले असले के थे, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जहाज हर धमाके पर बुरी तरह हिल जाता था। बहुत सी चीजें इधर उधर गिरने लगी। मैंने अपने आप को हिलते हुए जहाज में सहारा लेकर संभाला और उसके बाद बर्क रफ्तारी से कैप्टन फाइक के कैबिन की जानिब दौड़ने लगा। बुलंदी पर वाकई एक कैबिन में कैप्टन फाइक जहाज का कंट्रोल संभाले हुए था। सेकंड अफीसर, थर्ड अफीसर और दूसरे चंद अफराद पूरी तरह अलर्ट थे। फाइक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अटैक कर दिया गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो ट्रांसमीटर नमा मशीन खुली हुई थी जिस पर नीचे से राब्ता कायम रहता था और शायद दूसरी तरफ से उसे ऑन ही रखा गया था ताकि कैप्टन फाइक से राब्ता करने में कोई दिक्कत ना हो। चुनाचे नीचे से आवाजें उभर रही थी। अपने साथियों को मुख्तलिफ हदायतें दे रहा था। उसकी आवाज पुरजोश थी। मेरी निगाहें दूर दूर तक भटकने लगी तो कैप्टन फाइक ने एक दूरबीन उठाकर मुझे दे दी। फिर उसने मुझे मुखातिब करके कहा, खुद को संभाले रखिए मिस्टर अली। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर चारों तरफ देखा। सतह समंदर पुरसुकून थी, लेकिन नीचे ही नीचे जो हंगामे हो रहे थे वो इंतहाई खौफनाक थे और जहाज बार बार हिल रहा था। अभी तक शायद दूसरी तरफ से मुकाबला शुरू नहीं किया गया था। हमारे जहाज ही से हमले हो रहे थे, लेकिन ये तसव्वुर गलत था कि दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर चंद ही लम्हे बाद 2 बर्क रफ्तार लकीरें
पानी की सतह पर नमूदार हुई और कोई चीज पानी को चीरती हुई फिजा में निकल गई। कैप्टन फाइक ने फौरन ही माइक पर इंजन रूम को हदायत देना शुरू कर दी। वो चीख रहा था, मैं रुख तब्दील कर रहा हूँ, तार पैडू हमसे कुछ फासले पर पानी से ऊपर निकल गए हैं। वो जहाज का सही तौर पर निशाना नहीं ले सके। उसी वक्त 2 और लकीरें जहाज से तकरीबन 200 गज दूर फिजा में परवाज कर गईं। इस बार निशाना चूक गया था, लेकिन आइंदा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए कैप्टन फाइक जहाज का रुख बार बार तब्दील कर रहा था और उसकी ये हिकमत अमली कामयाब भी साबित हो रही थी। वो एक आला दर्जे का जहाज रहा था और बड़ी महारत से जहाज को कंट्रोल कर रहा था। नीचे फिजान नश्तर अपनी महारत का सबूत दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी कोशिशों का नतीजा जाहिर होने लगा। समंदर में खासे फासले पर मैंने एक आबदोज को सतह आब पर उभरते हुए देखा। उसकी हालत काफी तबाह मालूम हो रही थी। वो सतह पर उभरी और बहुत से अफराद उसके खास दरवाजे से तेजी से बाहर निकलने लगे। उनके हाथ में सफेद झंडा था जिसे वो लहरा रहे थे, लेकिन दफअतन आबदोज में एक धमाका हुआ और आग और धुएं का बादल फिजा में बुलंद हो गया। उसके साथ ही वो लोग उछल उछल कर पानी में जा पड़े और आबदोज फट गई और फिर समंदर में इंसानी लाशें फैल गई। जहाज से मुसलसल हमले किए जा रहे थे। कई बार हमने पानी के मुख्तलिफ हिस्सों से तार पैडू बाहर निकले हुए देखे। वो एक बार भी जहाज का सही निशाना नहीं ले सके थे। उसकी गालबिन वजह यह थी कि तीनों आबदोजों में अफरा तफरी फैल गई थी। अमला बदहवास हो गया था और उम्दा कारकर्दगी उनके बस की बात नहीं रही थी। बदहवासी के आलम में उनके तमाम निशाने गलत हो रहे थे, जबकि फैजान नश्तर एक तजर्बेकार इंसान था और उसने कम अज कम एक आबदोज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। दफअतन मैंने काफी फासले पर एक बार फिर पानी का एक फुआरा सा बुलंद होते देखा। हैरतनाक बात यह थी कि उस फुआरे के साथ ही इंसानी बदन भी उछल रहे थे और फिर वैसा ही दूसरा धमाका सुनाई दिया। पता नहीं क्या हो रहा था। आबदोजें सतह आब पर आकर तबाह हो रही थी। ये दूसरी आब थी और जैसा कि हमें इतला मिली थी कि यहाँ पर स्टीफन ब्रैकोडा की सिर्फ 3 आबदोजें मौजूद थी, जिनमें से 2 तबाह हो गईं और एक बाकी रह गई थी। फिर अचानक फैजान की आवाज उभरी, मिस्टर फाइक, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तीनों आबदोजें तबाह हो चुकी हैं। फाइक ने खुशी का एक नारा मारा और दौड़कर मुझसे लिपट गया। उसके चेहरे पर मुसर्रत रक्सां थी। मैं भी मसरूफ था। हम दोनों देर तक चिमटे रहे। जहाज से होने वाले हमले बंद हो गए थे और एक अजीब सा सकूत फैल गया था। फाइक मुझसे चिमटा रहा और फिर उसने समंदर पर निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक न जाने क्या क्या बिखरा हुआ था। वो चीजें जो पानी में नहीं डूब सकती थी पानी पर उभर आई थी और यही कैफियत तीनों आबदोजों की तबाही की निशानदेही करती थी। कम अज कम 2 आबदोजें सतह आब पर आकर हमारे सामने तबाह हुई थी। एक का अभी तक कोई पता नहीं था, लेकिन फैजान का अंदाजा गलत नहीं हो सकता था। नीचे स्क्रीन पर मैं जो कुछ देख चुका था उसकी बुनियाद पर मुझे यकीन था कि फैजान ने तीसरी आबदोज की तबाही की इतला भी बिला वजह ही नहीं दी होगी। यकीनन अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया होगा। जरा सी देर गुजरी थी कि फैजान नश्तर पायलट कैबिन में पहुंच गया और उसने हम दोनों को मुबारकबाद दी, लेकिन उसके होंठों पर इस वक्त भी मुस्कुराहट नहीं थी। वही सपाट चेहरा, वही पथराई हुई आंखें। कैप्टन फाइक जो जोश मुसर्रत से दीवाना होता जा रहा था, आगे बढ़कर फैजान नश्तर से लिपट गया और फैजान ने भी उसी गर्मजोशी का मुजाहिरा किया। फिर उसने मुझसे दोनों हाथ मिलाए, लेकिन उसके चेहरे को क्या कहा जाता जो मुस्कुराना ही नहीं जानता था। ना ही उसकी आंखों से किसी खास तासर का इजहार होता था। बहरतौर हम उसकी फितरत से वाकिफ हो चुके थे, चुनाचे हमें इस बात पर हैरत नहीं हुई और फिर जश्न मुसर्रत शुरू हो गया। ये जानने के बाद कि हम अपने दुश्मनों को फना कर चुके हैं। जहाज के हमले के तमाम ही लोग खुशी से उछल रहे थे। वुड और मैकनो भी इसी खुशी में शरीक थे। वो शख्स कैबिन में ही बंद पड़ा हुआ था जिसको हमने गिरफ्तार किया था और ये शायद इस सिलसिले में काम करने वालों में से वह शख्स था जो जिंदा बच गया। ज़ेरे आब अगर कोई बच गया हो और किसी तरह निकल जाने में कामयाब हो गया हो तो क्या कहा जा सकता था। अब सतह समंदर पर जगह जगह इंसानी लाशें तैरती हुई नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने शार्क मछलियों के एक गोल को उन लाशों पर झपटते देखा। ये होलनाक मंजर देर तक हमारे दिलों को लरजाता रहा। शार्क मछलियां इंसानी अदा को इत्मीनान से काट काट कर अपना हिस्सा वसूल करके लिए जा रही थी। हमें अपने इस इब्तदाई काम में खातर ख्वाह कामयाबी नसीब हुई थी और हमने स्टीफन ब्रैकोडा की वो कुव्वत ख़त्म कर दी थी जिसके ज़रिए वो बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम रखे हुए था। इस कामयाबी पर जितनी भी खुशी का इजहार किया जाता था कम था।
लेकिन हमारे पास वक्त भी बहुत कम था, इसलिए मुसर्रतों के इजहार को मुलतवी कर दिया गया और फौरन ही मुश्तरका तौर पर यह तय पाया कि दूसरे मरहले के लिए काम शुरू हो जाए। उसके लिए जहाज को यहाँ से हटकर एक और जगह पहुंचना था, जहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने वाले थे। चुनाचे शाह फाइक ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ, वो जहाज आगे बढ़ा रहा है। मैं पायलट कैबिन से बाहर निकलकर नीचे उतर आया और मैंने बुढ़ से कहा कि ऑटो कान को बुला लाए। ऑटो कान ज़हीन आदमी था, हरचंद के उसका ताल्लुक अफ्रीका के एक वैशी कबीले से था, लेकिन ये बहुत पहले की बात थी। अब तो सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। बुढ़ उसे बुलाकर लाया तो उसकी आंखों में सवालिया तासरात थे। फरमाइए चीफ, कैसे तलब किया मुझे? ऑटो कान, अब हमारे काम का आगाज होना है, इसलिए अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आदमियों को तैयार कर लो। चीफ, हमारे सारे आदमी फौरन ही अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं, अगर आप चाहें तो उनका जायजा ले सकते हैं। गुड, मैंने कहा और हम जहाज के उस हिस्से में पहुंच गए जहां वो तमाम सियाह फाम अफराद मौजूद थे जिन्हें मेरे साथ इस मुहिम पर जाना था। तमाम लोग मसरूफ थे। वो कश्तियां जो अजीबो गरीब शक्ल की थी आरास्ता की जा रही थी। खाने पीने का सामान मुख्तसर मिकदार में उन पर बार कर लिया गया था। तमाम कश्तियां तकरीबन तैयार थीं और बस उन्हें नीचे उतारा जाना बाकी था, और उसके साथ ही वो लोग अपने मखसूस नेज़ों और कुलाड़ों से मुसल्ला हो चुके थे। उन्होंने अपने ज़ेरी लिबास में जो इंतहाई बेहंगम और अजीब सा था, कारतूसों की काफ़ी तादाद इस तरह छुपा ली कि देखने में वो महसूस ना हो, लेकिन इस्तेमाल के वक्त भी कोई दिक्कत पेश ना आए। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर बुड और मैकनों की तरफ देखा। अब हम लोगों को भी अपना हुलिया तब्दील कर लेना चाहिए, मैंने कहा। उसके लिए भी इंतजाम थे। चुनाचे चंद अफराद हम चारों पर मसरूफ हो गए। मैकनो हरचंद के अफ्रीकी नजाद था, लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक सान बीन से नहीं था और उसमें कुछ ऐसी निशानियां थी जिनकी वजह से उसे पहचाना जा सकता था। चुनाचे उसकी सूरत भी तब्दील करना थी। सान बीन कबीले के रंग में एक अजीब सी बात थी। गहरे स्याह रंग में अगर सिल्वर कलर मिला दिया जाए तो उसके बाद जो रंग बन सकता है वो सान बीन कबीले के लोगों का था। चुनाचे हमारे मेकअप में खास तौर से इस बात का ख्याल रखा गया था कि खदोखाल मोटे और अफ्रीकी तर्ज के बनाए जाएं। आंखों की बनावट को अलबत्ता तब्दील नहीं किया जा सकता था, लेकिन हम में से किसी की आंखें ऐसी नहीं थी जो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हों। चुनाचे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और तकरीबन 1.5-2 घंटे की काविशों के बाद हमारा मेकअप करने वालों ने हमें फारिग कर दिया। अब मेरे बदन पर भी वैसा ही बेतुका लिबास था जिसे पहनकर शर्म आ रही थी, लेकिन अपने मिशन की तकमील के लिए सब कुछ गंवारा था। प्रोफेसर जोनाथन बुड को देखकर मुस्कुरा रहे थे और बुड अजीब सी शक्ल बनाए बैठा था। प्रोफेसर को मुस्कुराते देखकर वो बिगड़ गया और बोला, अब जब कभी भी मुस्कुराते हैं तो मुझे न जाने क्या याद आ जाता है। प्रोफेसर ने एक कहका लगाया और फिर बोले, तुम्हें देखकर मुझे खुद न जाने क्या क्या याद आ रहा है। प्रोफेसर ने इस अंदाज में कहा कि मैं भी हंसी ना रोक सका। अब फजूल बातों से गुरेज किया जाए, तैयारियां मुकम्मल करो, मैंने कहा। ओह चीफ, इसके अलावा भी कुछ तैयारियां करना बाकी हैं। वो सब हो गया जो कभी ना होता, बुड ने मदाहिया अंदाज में कहा और हम सब लोग हंसने लगे। बाकी तमाम लोग पहले ही तैयारियां कर चुके थे। अब सिर्फ इस बात का इंतजार था कि हमारा ये सफर खत्म हो जाए, लेकिन इतना मुख्तसर सफर भी नहीं था। जहाज को खासा लंबा चक्कर काट कर उस जगह पहुंचना था जहां से हमें अपनी कार्रवाई करनी थी। दरअसल मैं ये मालूम करना चाहता था कि बोनिका कबीले तक पहुंचने के लिए हमें कितना सफर तय करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं दूसरों से मालूम करूं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन की हद गुजरने के बाद सान बीन से निकले थे। अगर इस कश्ती में मौजूद लोगों में से किसी को यह बात मालूम हो तो ठीक है, वरना हम किनारे पर तो पहुंच ही रहे हैं, मैंने कहा। कश्ती में कोई ऐसा नहीं निकला था जो ये तफसीलात बता सकता। अलबत्ता हमें वो खाड़ी नजर आ गई थी जिसके बारे में लेडी ने हमें तफसील बताई थी। चुनाचे हम खाड़ी में दाखिल हो गए और उसके बाद हमारा ये सफर ज्यादा तवील न रहा और थोड़ी देर के बाद कश्तियां किनारों से जा लगी। हम उन्हें घसीट कर ऊपर ले आए। यहाँ से ऑटो कान और उसके साथियों का काम शुरू होता था। दरख्तों के खोखले तनों को डोल की शक्ल दे दी गई थी और उन पर जंगली जानवरों की खालें मुंडी हुई थी। इस जगह से ऑटो कान और उसके साथियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिए और उनमें से अक्सर बेहंगम अंदाज में उछलने कूदने लगे। ऑटो कान ने मुस्कुराते हुए कहा, चीफ, अगर आप लोग इस उछल कूद से बचना चाहते हैं तो हमारे दरमियान में रहें, ताकि कोई ये महसूस ना करे कि आप रक्स में हिस्सा लेने वालों में से नहीं हैं। नहीं ऑटो कान, अभी चलते रहो, जब इसकी जरूरत पेश आई तो हम उछल कूद भी कर लेंगे, मैंने हंसते हुए कहा और ऑटो कान ने गर्दन हिला दी। बेहंगम सा रक्स था, लेकिन ये तमाम तरबियत याफ्ता लोग सानबीन के रहने वालों की तरह रक्स करते और ढोल बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे।
क्योंकि यही जश्न में शामिल होने के तरीके होते थे और इसी से उन कबीलों की पहचान होती थी। अजीबो गरीब शक्लों में हम मुज़िका खेद अंदाज में उछलते कूदते आगे बढ़ रहे थे। घने जंगलों में तकरीबन 1 मील का सफर करने के बाद जब हम एक खुले चटियल इलाके में आ निकले तो मुझे एहसास हुआ कि बोनी का कबीला तो इन घने जंगलों में ढका हुआ था, वरना उसका फासला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। चटियल मैदानों की इंतहाई सरे पर छोटे छोटे टीले नजर आ रहे थे जो भूरे रंग के पत्थर मालूम होते थे, लेकिन दर हकीकत वो बोनिका के कबीलों के झोंपड़े थे जो मखसूस टीलों की शक्ल रखते थे। गालिबन फिजाई जायजे से महफूज रहने के लिए उन्हें टीलों की शक्ल दी गई थी। पता नहीं ये काम स्टीफन ब्लैकवुड ने किया था या पहले ही से यहाँ के रहने वाले इस किस्म के झोंपड़े बनाकर रहने के आदी थे। बहरतौर आबादी शुरू हो गई थी और हम लोग ढोल बजाते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दूसरी जानिब से हमें उसी रंगत के लोग अपनी जानिब आते हुए नजर आए जो बोनिका के रहने वाले थे। उनके हाथों में लंबी लंबी छड़ियां थीं जिन पर जानवरों के पर सजे हुए थे। वो इन छड़ियों को अजीब से अंदाज से लहराते हुए हमारी तरफ आ रहे थे और उनकी तादाद तकरीबन 20 थी। ओटोकान ने मुझे बताया कि ये उनका इस्तकबालिया अंदाज है, गोया उनमें से किसी को हमारे ऊपर शक नहीं हुआ। चुनाचे मैंने ओटोकान से कहा कि वो आगे रहे ताकि उनसे उन्हीं के लहजे में और उनकी जबान में बात कर सके। ओटोकान ने अपने साथ चंद अफराद को और भी शामिल कर लिया ताकि किसी किस्म का कोई शुबा बाकी ना रहे। मेरा दिल धड़क रहा था। हम उस मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे जो स्टीफन ब्लैकवुड के सिलसिले में हमारी मुहिम का पहला मरहला था। थोड़ी देर के बाद वो तमाम लोग हमारे करीब पहुंच गए। ओटोकान और उसके साथी बेहंगम उछल कूद के साथ साथ सानबीन की जबान में कुछ गाने भी लगे थे। सामने खड़े हुए लोगों के चेहरे पर इस्तकबालिया तासरात थे। फिर उनमें से 2 अफराद आगे बढ़े और उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई छड़ियां ओटोकान के साथियों के सरों पर आहिस्ता आहिस्ता मारी और जिस शख्स के छड़ी लगी वो खामोश होता गया। हम लोग भी छड़ियों की ज़र्ब से महफूज नहीं रहे थे। ओटोकान दिलचस्प और ज़हीन आदमी था। उछल कूद के दरमियान वो बोलता भी जा रहा था। हालात पुरसुकून है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। ये लोग हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। तमाम लोग खामोश हो गए तो मेज़बान वापस पलट पड़े और हमें साथ आने का इशारा करने लगे। हम उनके साथ चल पड़े थे। टीला नमा झोंपड़ों के दरमियान से एक पगडंडी बुलंदी की तरफ जाती थी। पहले हम झोंपड़ों के पास पहुंचे और मेरे साथ साथ दूसरों को भी यकीनन हैरत हुई होगी क्योंकि ये झोंपड़ियां गैर आबाद थी। न जाने क्यों फिर जब हमने बुलंदी उबूर करके दूसरी तरफ देखा तो हैरान रह गए। दूसरी तरफ सहराए आदम का सबसे अनोखा शहर आबाद था। उसकी तरतीब गोल दायरे की शक्ल में थी और उस वसी दायरे के वस्त में एक अजीम शान बुत नस्ब था। एक भयानक शक्ल का बुत जिसकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी। वो किसी मुठियाले रंग के पत्थर से तराशा गया था या पत्थर जोड़कर बनाया गया था, लेकिन यकीनन उसकी तामीर हैरत अंगेज थी। बुत के और झोंपड़ों के दरमियान वसी और अरीज मैदान था जिसमें हजारों अफराद समा सकते थे। यही वो बुत था जो सहराए आदम में सैर फूंक रहा था। इस आबादी से कोई 1 फरलांग के फासले पर वसी झील चमक रही थी जिसके इतराफ में हजारों अफराद आबाद थे। ये वो गैर कबाइल थे जो सहराए आदम के मुख्तलिफ गोशों से आए थे। हमारे मेज़बान हमें भी उस तरफ ले गए। ओटोकान और उसके साथियों ने बासानी सूरत हाल संभाल ली थी और मुकामी लोगों से गुफ्तगू करते हुए चल रहे थे। हमें इन 9 आबाद कबाइल के नज़दीक एक जगह बता दी गई और ओटोकान ने हाथ उठा दिए। फिर उसने सानबीन की ज़बान में अपने साथियों से ज़ोर ज़ोर से कुछ कहा और वो दोनों हाथ बुलंद करके उछलने लगे। प्रोफेसर जोनाथन ने कहा, इस वक्त सानबीन के लोग हमारे लिए नेमत है। आप इनकी ज़बान समझ रहे हैं प्रोफेसर? यहाँ मेरी ज़बान दानी की ऐसी की तैसी हो गई है। प्रोफेसर जोनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। इस ज़बान में आम अफ्रीकी ज़बान के कुछ अल्फाज ज़रूर हैं लेकिन ना होने के बराबर। बाकी ज़बान अजनबी है और इन अल्फाज से कोई नतीजा भी अखज़ नहीं किया जा सकता। वही मुहज़्ज़ब दुनिया की कैफियत है। किसी एक मुल्क में एक ही ज़बान मुख्तलिफ अंदाज में बोली जाती है और बाज़ इलाकों की ज़बान से दूसरे इलाके के लोग भी सही तौर से वाकिफ़ नहीं होते। 100% दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी भी मुख्तलिफ लहजों में बोली जाती है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि ज़बान के साथ सही जिस्मानी हरकत भी। बिल्कुल दुरुस्त प्रोफेसर, ये सीखना नामुमकिन है, सीखने वाली चीज़ ही नहीं, प्रोफेसर ने कहा। हमें लाने वाले मेज़बान वापस चले गए तो ओटोकान और पोलान नामी एक शख्स मेरे पास पहुंच गए। ओटोकान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक सब ठीक है चीफ, हमारी आमद इन लोगों के लिए किसी शक का बायस नहीं। लेकिन चीफ, आपने एक बात पर गौर नहीं किया। वो क्या?
जिस तरह हम लोग खिचड़ी हैं, उसी तरह इनमें भी मुकामी जबान से नावाकिफ लोग शामिल हैं, लेकिन शक्लो सूरत में वो भी इन्हीं जैसे हैं। ओटोकान की इस इंकिशाफ ने हमें हैरान कर दिया। मैं हैरान अंदाज में बोला, क्या मतलब ओटोकान? दो अफराद इनमें से ऐसे थे चीफ, जो मुकामी जबान नहीं समझते थे, और चूंकि इन लोगों को हम पर कोई शक नहीं था, इसलिए उनमें से एक शख्स हमारी गुफ्तगू का तर्जमा करता जा रहा था। मुझे हैरानी तो हुई, लेकिन मैंने इसका इजहार नहीं होने दिया। वो भी मुझे मुख्तलिफ ही महसूस हुआ था, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शख्स बोनिका का बाशिंदा नहीं था, बल्कि बोनिका वालों का इसने रूप धार रखा था, और वो अफ्रीकी ज़बान से बखूबी वाकिफ मालूम होता था, यानी उस ज़बान से जो यहाँ बोली जाती है। यकीनन ऐसी ही बात होगी। उससे कम अज कम ये अंदाज़ा होता है कि उन लोगों ने बोनिका के बाशिंदों का रूप धार रखा है। हमें सख्त मुतात रहना होगा। यकीनन चीफ, क्या गुफ्तगू हुई उनके और तुम्हारे दरमियान? मैं उसका तर्जमा किए देता हूँ चीफ। वहाँ साहिल से आगे उन्होंने हमारा इस्तकबाल जिस्मानी हरकत से किया, जो मेहमानों को खुश आमदीद कहने की अलामत थी। हमारी उछल कूद भी जिस्म की ज़बान थी, और इस उछल कूद के जरिए हमने उन्हें बताया कि हम गैर सगाली के लिए आने वालों में से हैं, और बोनिका की तकदीर पर फख्र करते हैं कि वो देवताओं की सरजमीन कहलाती है, और वो अजीम देवता जो हमारे तमाम कबीलों को आफतों से महफूज रखने के लिए आसमान से ज़मीन पर उतरा है, बोनिका में क़याम पजीर है। हमने बोनिका के लोगों को दिली मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि हम उनके मेहमान हैं और बरकतें हासिल करने आए हैं। और चीफ, यही अंदाज़ा होता है कि आने वालों का, और इसी अंदाज में गुफ्तगू की जाती है बोनिका के लोगों से जो अपनी तकदीर पर नादा हैं। इसके बाद उन्होंने हमें बतौर मेज़बान दिल से खुश आमदीद कहा।